वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 के हिंदी को। हिंदी की एक बुक है वसंत भाग 1, उसके चैप्टर 8 के क्वेश्चन और आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। 8th चैप्टर है ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे को लिखा किसने है? ऐसे ऐसे को लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। तो सबसे पहले जानते हैं विष्णु प्रभाकर जी के जन्म से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में, उनके जीवन से जुड़े कुछ परिचय को हम हासिल करते हैं। तो विष्णु प्रभाकर जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर एक ज़िला है, वहाँ के मीरापुर गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता दुर्गा प्रसाद उनका नाम था, धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे, और उनकी माता महादेवी पढ़ी लिखी महिला थी जिन्होंने अपने समय में पर्दा प्रथा का विरोध किया था। पर्दा प्रथा क्या होता है? जो महिलाओं को मजबूर करता है घूंघट में रहने के लिए। ऐसी प्रथा होती है कि महिलाएं घूंघट से बाहर नहीं आनी चाहिए, किसी और मर्द के सामने वो बिना घूंघट के नहीं जा सकती, ससुर के सामने या जेठ के सामने, जो भी है, ठीक है। यानी कि उनको पूरी तरीके से आज़ादी नहीं दी जाती अपने बातों को कहने का, रखने का, या किसी के सामने जाने का, कहीं घूमने का। तो इसी को पर्दा प्रथा कहते हैं। जो मुस्लिम औरतें बुर्का पहनती है वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। और हिंदू समाज में भी आप गाँव में चले जाइए तो काफ़ी ऐसे रूढ़िवादी लोग हैं जो अभी भी अपने घर के औरतों को पर्दे में रहने के लिए बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। और यही बात महादेवी जी ने अपने ज़माने में, उनकी माता विष्णु प्रभाकर जी की माता ने अपने ज़माने में इस बात को समझ लिया था और उन्होंने विरोध किया इस चीज़ का। आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? अपना व्यू आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। विष्णु प्रभाकर की आरंभिक शिक्षा मीरापुर गांव में हुई थी। मीरापुर जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वहीं पे उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, लाइक प्राइमरी एजुकेशन उनका वहीं पे हुआ था। घर की माली हालत ठीक नहीं होने के चलते वे आगे की पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाए और गृहस्थी चलाने के लिए उन्हें सरकारी नौकरी करनी पड़ी। देखिए यहाँ पे सरकारी नौकरी की बात है। आप सोचो, सरकारी नौकरी, इतनी अच्छी नौकरी थी उनके पास, सरकारी नौकरी थी, लेकिन करनी पड़ी, ऐसा क्यों लिखा है? तो पहले की अगर बात करें तो आज के टाइम के सरकारी नौकरी और पहले के टाइम के सरकारी नौकरी के बीच बहुत ज़्यादा फासला है। पहले पैसे बहुत कम मिलते थे, इसलिए लोग सरकारी नौकरी करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब सरकारी नौकरी के पीछे लोग बहुत पागलों की तरह पड़े रहते हैं, भागते रहते हैं उसके पीछे, क्योंकि अब पैसे अच्छे खासे मिलते हैं, जॉब सिक्योरिटी है और सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें प्रोवाइड की जाती है। लेकिन पहले ऐसी बात नहीं थी, तो सरकारी नौकरी भी उन्हें मजबूरी में करनी पड़ी। इसीलिए ऐसा लिखा है कि उन्हें सरकारी नौकरी करनी पड़ी अपनी गृहस्थी चलाने के लिए। यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली के अच्छे नहीं थे। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के तौर पर काम करते समय उन्हें प्रतिमाह 18 रुपये मिलते थे। देखिए, मात्र 18 रुपये उन्हें मिलते थे प्रतिमाह, मतलब मंथली। और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी यानी कि डी ग्रेड का जो जॉब होता है वो उनके पास था। लेकिन मेधावी और लगनशील विष्णु ने पढ़ाई जारी रखी और हिंदी में प्रभाकर व हिंदी भूषण की उपाधि के साथ ही संस्कृत में प्रज्ञा, अंग्रेजी में BA की डिग्री प्राप्त की। लेकिन इन सब विषम परिस्थितियों के बावजूद, उनके लाइफ में इतने सारे हर्डल्स थे, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, पढ़ाई अपनी जारी रखी। और ये हिंदी की 2 डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की, जिसमें से एक प्रभाकर है और दूसरा भूषण। ये दोनों उपाधि उन्होंने हिंदी में प्राप्त की। उसके बाद संस्कृत में प्रज्ञा नाम की उपाधि प्राप्त की और अंग्रेजी में उन्होंने BA किया। अपने दौर के लेखकों में वे प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र और अज्ञे जैसे महारथियों के सहयात्री रहे। यानी कि जब उन्होंने अपने लेखन का काम शुरू किया, जब वो लिखते थे तो उस टाइम पे कौन कौन और लिखते थे? प्रेमचंद भी लिखा करते थे, यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञे जैसे ये महारथी माने जाते थे। वे उनके सहयात्री रहे उस लेखनी के यात्रा में। लेकिन रचना के क्षेत्र में उनकी एक अलग पहचान रही। विष्णु प्रभाकर ने पहला नाटक हत्या के बाद हिसार में नाटक मंडली में भी काम किया। देखिए, विष्णु प्रभाकर जी ने जो सबसे पहला नाटक लिखा उसका शीर्षक था हत्या के बाद। हिसार में एक नाटक मंडली थी, विष्णु प्रभाकर जी ने उस मंडली में काम किया, नाटक मंडली में, और बाद के दिनों में लेखन को ही अपनी जीविका बना लिया। और बाद में आगे चल के ये राइटिंग के काम को ही अपना क्या कर लिया, प्रोफेशन बना लिया। विष्णु प्रभाकर ने अपनी वसीयत में अपने संपूर्ण अंग दान करने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे जो अंग है, बॉडी के ऑर्गन्स है, उसको दान कर दिया जाए। इसी वजह से उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया
बल्कि उनके पार्थिव शरीर को, उनकी जो डेड बॉडी है उसको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स को सौंप दिया गया। तो ये जीवन परिचय था विष्णु प्रभाकर जी के जीवन से जुड़े हुए। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो पहला प्रश्न है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। अभी देखिए, ये जो चैप्टर है आपका ऐसे ऐसे, ये एक नाटक है ना, नाटक रूपांतरण है। तो दृश्य क्या है? पहला कि एक मीटिंग हो रही है, कुछ लोग हैं उस बैठक में बैठे हुए हैं। एक सुंदर सा फ्लैट है जो कि सड़क के किनारे है और बैठक के फर्श पर सुंदर नीले रंग का कालीन बिछा हुआ है ना। इसके एक तरफ सोफ़ा सेट रखा हुआ है, सोफ़ा सेट का मतलब है सोफ़ा रखा हुआ है। कोने में एक छोटे से टेबल पर टेलीफोन रखा हुआ है। दूसरे कोने में टेबल पर फूलदान रखा हुआ है जिसमें पीले और गुलाबी रंग के फूलों का गुच्छा है। सोफ़ा सेट के आगे एक टेबल है जिस पर अखबार तथा अन्य पत्रिकाएं रखी हुई है। कमरे के छत पर एक शीशे का झूमर लगा हुआ है। दरवाजे तथा खिड़की पर पर्दे लगे हुए हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, इन सब को आपको क्या करना है? उकेरना है कागज़ पे, यानी कि तस्वीर बनानी है। तो वो आपको बनानी है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? देखिए, मोहन जब भी उससे कुछ पूछा जा रहा था कि तुम्हें क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है या कुछ और हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब से शुरू हुआ, कुछ भी उससे पूछो तो वो बस एक ही जवाब दे रहा था कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ऐसे ऐसे हो रहा है कहने पर मोहन की माँ क्यों घबरा जा रही थी? जाहिर सी बात है, मोहन की माँ माँ ही थी आखिर। तो माँ को बच्चे चाहे झूठ बोले या सच बोले, अगर माँ को लगता है कि बच्चा मेरा तकलीफ़ में है तो वो घबरा ही जाती है। तो इसलिए उसकी माँ घबरा रही थी। मोहन के पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था मोहन के अनुसार। इसका कारण पता नहीं चल रहा था और वह कल स्कूल नहीं जा सकेगा। उसे क्या बीमारी हो गई है, यही सोचकर मोहन की माँ घबरा रही थी। अगला प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। तो देखिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कितना भी समझदार बनता हो आज के टाइम पे, लेकिन कभी ना कभी जब वो बच्चा था आपकी तरह, या चाहे मैं हूँ, चाहे आपके पिताजी हो, चाहे आपके दादाजी हो, कोई भी हो, एक न एक टाइम पे जब वो छोटे थे, आपकी उम्र के थे, लगभग 7-8 साल 6 साल के थे, तो क्या करते थे वो भी, उन्होंने भी कभी ना कभी स्कूल जाने के लिए, यानी कि उन्हें स्कूल ना जाना पड़े, इस के लिए उन्होंने बहाना बनाया होगा। तो जितने भी बच्चे होते हैं उनके बहाने बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। बहुत ही क्रिएटिव बहाना बना देते हैं जिसको कोई सुनकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाए कि सच में इसको कुछ हो तो नहीं गया है। तो ऐसे ही कुछ कॉमन बहाने हैं, ऐसे कॉमन बहाने जो अधिकांश बच्चे बना देते हैं जब उन्हें स्कूल जाने का मन नहीं होता है, या होमवर्क करने का मन नहीं होता है, या पढ़ने का मन नहीं होता है। लेकिन आपके जो मास्टर जी हैं वो मास्टर जी ही हैं। आप तो बच्चे हो, कहते हैं ना कि तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो हम वहाँ के प्रिंसिपल हैं। तो वो जो प्रिंसिपल है, जो मास्टर जी हैं, उनको सब पता होता है। आप कोई भी कॉमन सा बहाना बनाओ, कुछ भी बहाना बनाओ, वो समझ जाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। तो उन्हीं में से कुछ बहाने आपको बोल रहे हैं कि लिखिए कि कौन कौन से बहाने हैं। मैं आइडिया लेना चाहता हूँ आपसे। ये जो बुक जिन्होंने लिखी है वो आइडिया लेना चाहते हैं ताकि वो भी बहाने बना सके या पकड़ सके किसी को। देखिए, ऐसे कुछ बहाने दिए जा रहे हैं जिसे मास्टर जी अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे पेट में दर्द होना, होमवर्क की कॉपी घर पर भूल जाना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैंने होमवर्क तो कर लिया है लेकिन कॉपी मैं घर पे भूल गया हूँ। तो ये बहुत ही कॉमन सा बहाना है। अगर आपको बचना है तो कुछ और बहाना सोचिए। उसके अलावा सिर में दर्द होना, चक्कर आना, जी घबराना, इनमें से कुछ भी आपने मास्टर जी के सामने बोल दिया वो पकड़ लेंगे आपको। तो बेटर आपके लिए होगा कि आप या तो झूठ मत बोलिए या कुछ यूनिक सा बहाना ढूंढिए जिससे आप पकड़े न जाए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन ने केला और संतरा खाया। सेकंड जो सेंटेंस है वो है मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। ग में लिखा हुआ है मोहन ने क्या खाया, और घ है मोहन केला और संतरा खाओ। तो देखिए ये 4 सेंटेंसेस है। पहला जो सेंटेंस है वो केला और संतरा के और खाने के ऊपर है। जैसे पहले में लिखा हुआ है मोहन ने केला और संतरा खाया, यानी कि इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि कोई काम हो गया, मोहन ने कुछ काम कर लिया। और बाकी ये जो 3 सेंटेंसेस है नीचे के, ये लगभग इसी से मिलते जुलते सेंटेंसेस है। तो आपको पहचानना है कि इन सेंटेंसेस को, इन वाक्य को हम क्या कहेंगे। तो जो पहला वाक्य है मोहन ने केला और संतरा खाया,
इसे हम कहते हैं विधिवाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? विधिवाचक वाक्य। यानी कि ऐसे वाक्य जिनसे कुछ कार्य का हो ऐसा पता चले कि ये कार्य हो गया है ना। जैसे इससे पता चल रहा है मोहन ने केला और संतरा खाया, यानी कि ये मोहन खा चुका है केला और संतरा, हो चुका है ये कार्य। तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं विधिवाचक वाक्य। क्लियर है? कहते हैं विधिवाचक वाक्य। दूसरा है मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। अब देखिए नहीं, तो जिस वाक्य में नहीं लग जाता है वहाँ पे उसका मतलब हो जाता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। और नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब होता है नहीं या मनाही या कुछ भी जिसमें नो लग जाए। क्लियर है? तो ये वाक्य क्या हो गया? मोहन ने केला संतरा नहीं खाया, तो ये हो गया निषेधवाचक। ठीक है, निषेधवाचक। थर्ड है मोहन ने क्या खाया। अब यहाँ से पूछ रहा है आपको क्या लग गया, यहाँ पे क्या जब भी लग गया यानी कि ये प्रश्न बन गया। तो जब भी कोई प्रश्न होता है उसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो मोहन ने क्या खाया, तुमने क्या पहना, राम ने क्या खेला, ये सब क्या 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 क्या, क्यों, कौन, कब, किस लिए, जब भी ये प्रश्नवाचक वर्ड लग जाए या प्रश्नवाचक चिन्ह ये लग जाए, क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं, तो वो वर्ड बन जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, वो सेंटेंस बन जाता है। घ में है मोहन केला और संतरा खाओ। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। मैं अगर आपसे बोलूँ कि तुम लिखो, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, तो ये सब क्या है? ये सब है आदेश देना। मैं आपको कमांड कर रहा हूँ, और जब भी कमांड या आदेश मैं दूंगा तो ऐसे वाक्य कहलाएंगे आदेशवाचक वाक्य। क्या कहलाएंगे? आदेशवाचक वाक्य। तो ऐसे वर्ड, ऐसे सेंटेंसेस जिनसे किसी कार्य के हो गया हो इसका पता चलता है उसे कहते हैं विधिवाचक। जिससे नहीं हुआ हो उसे कहते हैं निषेधवाचक। प्रश्न को कहते हैं प्रश्नवाचक, और आदेश देने को कहते हैं आदेशवाचक वाक्य। ऐसे ही आपसे पूछ रहा है कि पृष्ठ पर एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम सोचकर लिखो। तो पहला दे दिया गया है आपको बताना से, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, है ना। ये बताया जा रहा है कि रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, यानी कि रूथ कपड़े अलमारी में रूथ रख चुका है। तो ये कौन सा वाक्य है? विधिवाचक का एग्जाम्पल है। अगर आपको बोला कि नहीं या मना करना, इससे रिलेटेड वाक्य बनाओ, यानी कि निषेधवाचक वाक्य बनाओ इसी से, तो क्या बनाओगे? रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, तो क्या बना देंगे? रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, तो ये बन जाएगा निषेधवाचक। नहीं हमने लगा दिया। पूछेंगे कैसे इसी वाक्य को? तो ऐसे पूछेंगे, क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, या क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रख दिए, तो ये बन जाएगा प्रश्नवाचक। अगर बात करें आदेशवाचक की, तो आदेशवाचक का कैसे करेंगे? आदेशवाचक का लिखेंगे रूथ कपड़े अलमारी में रखो, तो ये हो जाएगा आपका आदेशवाचक वाक्य। तो देखा हमने विधिवाचक से कैसे आदेशवाचक हमने बना दिया। अगला प्रश्न है, नाटक शब्द का आम जिंदगी में कब इस्तेमाल किया जाता है? सोच कर लिखो। तो देखिए, जब हम बात कर रहे होते हैं किसी से, या जब कोई हमारे सामने नखरा दिखा रहा होता है किसी चीज़ को लेकर के, गुस्से में होता है या शो ऑफ कर रहा होता है, तो हम कहते हैं कि नाटक कम करो। तो असली ज़िंदगी में हमारे नाटक का इस्तेमाल हम इस तरीके से करते हैं। नाटक शब्द का आम जिंदगी में तब इस्तेमाल होता है जब कोई दिखावा कर रहा होता है। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे, हमने सब डिस्कस कर लिया है। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए दोस्तों के साथ और अपने छोटे भाई बहनों के साथ। अगर आप टीचर हो तो अपने स्टूडेंट्स के साथ, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। साथ ही साथ NCERT जोन के इंस्टा पेज पे और फेसबुक पेज पे भी जाके हमें फॉलो और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।